दोस्तों नमस्कार। द बाइक वेंचर एजुकेशन के रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने बीएड प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आए हैं, जो बीएड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक है। जीएस का जितना ही प्रैक्टिस किया जाएगा उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में कौन सा विकल्प सही है। ए ऑप्शन है बड़ी आंत, बी यकृत, सी अमाशय और डी छोटी आंत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो जो विकल्प सही होगा, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा विकल्प बी। बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी, यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, और बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट से सही हो रहे हैं, कितना आपका सही हो रहा है और कितना आपने अभी तक जितना भी जीएस का पार्ट पढ़ा होगा सारे पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। अगला प्रश्न है, दालचीनी के पौधे का कौन सा भाग मसाले के रूप में प्रयोग होता है। फल के रूप में, बीज के रूप में, छाल के रूप में, तना के रूप में। दालचीनी के पौधे का कौन सा भाग मसाले के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए फल, बीज, छाल और तना। तो जो विकल्प ठीक है, जो विकल्प एकदम सही उत्तर है वह है सी, छाल। यानी कि दालचीनी के छाल, पौधे का जो छाल होता है उसका हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है। डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है। जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या फिर प्रोटोजोआ। किसके द्वारा होता है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर जो है इसका सही उत्तर है विषाणुओं द्वारा डेंगू ज्वर होता है, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक है। चाय की पत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक है ब्रूसीन, फेनिन एलानिन, कैफीन, थीन। तो चाय की पत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक है कौन सा, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, कैफीन। कैफीन विकल्प बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। तो आपको बताना है, विकल्प ए है 42वें और 43वें, विकल्प बी है 45वें और 46वें, विकल्प सी है 65वें और 66वें और विकल्प डी है 73वें और 74वें। तो किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया, आपको बताना है। और इस विकल्प में चार उत्तर हैं। चारों उत्तर में कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही विकल्प होगा डी, 73वें और 74वें। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। ऑप्शन ए ताराबाई, ऑप्शन बी यशुबाई, ऑप्शन बी सईबाई नीलम्बकार, ऑप्शन डी सोयराबाई। तो कौन विकल्प सही है, जो विकल्प ठीक है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है, ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन कहलाता है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है आप बताइए। एपीकल्चर, पिसिकल्चर, सिल्वीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। तो कौन सा विकल्प सही है चार विकल्पों में से मधुमक्खी पालन के लिए। तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर को हम मधुमक्खी पालन का संबंध
बताते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दूध को क्रीम से अलग कर लिया जाए तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी घनत्व उसका कम हो जाता है, वही रहता है, या फिर बढ़ जाता है, पहले कम होता है फिर बढ़ता है। तो कौन सा विकल्प सही है? अगर दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका जो उत्तर होगा बिल्कुल सी सही उत्तर है, बढ़ जाता है। घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? सोडियम, फास्फेट, सल्फेट या फास्फोरस? तो माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी फास्फेट, ऑप्शन सी सल्फेट या ऑप्शन डी फास्फोरस? तो इसका जो सही विकल्प होगा, ठीक विकल्प होगा, वो है डी, यानी फास्फोरस। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, प्रथम एशियाई खेल का आयोजित किए गए। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? आपको बताना है। प्रश्न विकल्प है नई दिल्ली, बीजिंग, कुआलालंपुर, बैंकॉक। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? और आपको कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि किस सन में आयोजित की गई, यह खेल किस सन में आयोजित किया गया। तो प्रथम एशियाई खेल जो हुआ नई दिल्ली में। अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किस सन में आयोजित हुआ, सन आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? 1973 से, 1981 से, 1972 से या 1982 से? तो आपको बताना है टाइगर प्रोजेक्ट कब से आरंभ किया गया। तो इसका जो विकल्प सही है वो है ए 1973, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किसका हिस्सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट, अरावली, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ? तो किससे संबंधित है नीलगिरी पर्वत? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। तो इसका सही विकल्प होगा पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ, यानी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से नीलगिरी श्रृंखला उसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट पहाड़ियों का। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज की लुईस पास्चर, हार्वे ने, हरगोविंद खुराना ने, लेनेक ने? तो सही विकल्प होगा इसका सी हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है। नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर केरल में? नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो सही विकल्प आपको बताना है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प इसका बी सही होगा। आंध्र प्रदेश में किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे। ये नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का उत्तम स्रोत है मूली, गाजर, गेहूं या नारंगी? विटामिन ए का उत्तम स्रोत है, तो इसका सही उत्तर होगा गाजर। गाजर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किस कच्ची धातु से बनाई जाती है? एल्युमिनियम किस कच्ची धातु से बनाई जाती है? आपको बताना है। मोनोजाइट, एंथ्रासाइट, बक्साइट, थोरियम? 4 विकल्प हैं, ए मोनोजाइट, बी एंथ्रासाइट, सी बक्साइट और डी थोरियम। तो कौन सा विकल्प सही है? एल्युमिनियम किस कच्ची धातु से बनाई जाती है? तो इसका सही विकल्प है सी बक्साइट। बक्साइट से
एल्युमिनियम बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई बार अनेक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन है चर्चिल, एटली, एंथोनी ईडन, थैचर। तो कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है बी, एटली। बी विकल्प बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन है थोड़ा इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है, एटली। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका वर्णन ऋग्वेद में अधिक मिलता है? निम्नलिखित नदियों में से किसका वर्णन ऋग्वेद में अधिक मिलता है? सिंधु का, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, काली नदी का। कौन सी नदी का ऋग्वेद में वर्णन अधिक मिलता है तो आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में सबसे अधिक मिलता है। अगला प्रश्न है, जब हम ऊंचाई चढ़ते हैं तो तापक्रम में कमी हो जाती है, यह साधारण कमी दर कितनी है? जब हम ऊंचाई चढ़ते हैं तो तापमान में कमी हो जाती है, यह साधारण कमी दर कितनी है? विकल्प है पहला है वह 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 162 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 169 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 163 मीटर। तो कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ठीक है, ये विकल्प 1 डिग्री 165 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? ध्यान देना है, कौन सा गंगा के तट पर नहीं बसा है? यानी कानपुर, पटना, बरौनी, दिल्ली। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो गंगा के तट पर कौन सा शहर नहीं बसा है? यानी कानपुर बसा है, पटना बसा है, बरौनी भी बसा है, दिल्ली नहीं बसा है। तो दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ऑप्शन है भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। पाणिनि किस भाषा के विद्वान थे आपको बताना है, और इनकी बुक का नाम भी बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी और किस भाषा में। तो जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ए, भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ? पहला चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। तो किसके शासनकाल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, और कहाँ हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कहाँ हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। और ये कुषाण वंश के शासक थे। और ये जो चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था यह जम्मू कश्मीर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग राजपूत काल, गुप्त काल, चोल काल या मौर्य काल। कौन सा काल है जो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण काल कहलाता है? तो राजपूत काल, गुप्त काल, चोल काल या मौर्य काल। कौन सा विकल्प सही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही उत्तर है बी, गुप्त काल। अगला प्रश्न है,
किसके शासनकाल में राजकीय इस्लाम धर्म समाप्त किया गया? किसके शासनकाल में राजकीय इस्लाम धर्म समाप्त किया गया था? बाबर, शेरशाह, शाहजहां, अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। अकबर के काल में इस्लाम धर्म को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है तो बताना है बीजी तिलक का संबंध किससे है, राजा राम मोहन राय का संबंध किससे है, महात्मा गांधी का संबंध किससे है, गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध किससे है। तो आपको बताना है, सुमेलित करना है। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित है। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और बच्चे बीजी तिलक किससे संबंधित है? बीजी तिलक किससे संबंधित है? गृह एवं शासन, होम रूल से। और गोपाल कृष्ण गोखले आदर्श परिमित नेता। तो जो उत्तर बताना है आपको, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें उत्तर बताना है। इसमें उत्तर सही जो होगा विकल्प में वो होगा ए वाला, 3 1 4 2 विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष मूल प्रस्तावना के भाग थे। 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? आपको बताना है सही उत्तर। मूल प्रस्तावना के भाग थे ये, या फिर 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मूल अधिकार, 9वीं सूची में नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। तो कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। तो जो सही विकल्प है इन चारों में वो है डी, संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप 2022 में फाइनल विजेता टीम कौन सी है? फाइनल विजेता टीम कौन सी है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या फिर भारत। तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। T20 वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड 2022 का है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 जून, 21 जून, 21 सितंबर, 16 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल सही, बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? किस खिलाड़ी की केवी पीटरसन, रिकी पोंटिंग, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर।
प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो जो सही विकल्प होगा, जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी नवी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, शुभम गिल या सूर्य कुमार यादव? तो कौन सा विकल्प सही है? यानी कि नवी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो सही उत्तर होगा महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल सही है, महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान, शशि थरूर, साहिल सेठ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है? सही उत्तर है विकल्प बी, शशि थरूर। शशि थरूर, विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है खसरा से, रेबीज से, क्षय रोग से, मलेरिया से? तो हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है रेबीज से, बिल्कुल सही उत्तर है, जो कुत्ते के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नाम बदल कर दिया गया क्या? नीति आयोग, सुधार आयोग, व्यवस्थापना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद? तो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या नाम, नया नाम है उसका? तो नया नाम है नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, वर्तमान समय में भी नीति आयोग है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? बर्गिज कुरियन, निकोलस टाल्मी, नॉर्मन बोरलॉग, फ्रेडरिक हैमिल्टन? तो विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? बर्गिज कुरियन, निकोलस टाल्मी, नॉर्मन बोरलॉग, फ्रेडरिक हैमिल्टन। तो इसका सही उत्तर होगा नॉर्मन बोरलॉग। सी बिल्कुल ठीक उत्तर है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य या केंद्रशासित राज्य है कौन सा? यानी कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, चंडीगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही उत्तर होगा बिहार होगा, बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में किस जिले में है? किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर? औरैया, श्रावस्ती, चित्रकूट, गाजीपुर? तो किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है, न्यूनतम साक्षरता दर है? तो श्रावस्ती है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? निम्न में किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? मिट्टी तेल का लैंप, मोमबत्ती, सौर लालटेन, टार्च? तो जो सही विकल्प है, ठीक विकल्प होगा सौर लालटेन, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक, नागपुर, सोलापुर, उज्जैन? तो कौन सा बिल्कुल सही होगा? तो इसका जो बिल्कुल सही होगा वो होगा नासिक। अंगूर की पैदावार के लिए नासिक शहर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम नया बैच के साथ, उत्तर प्रदेश पुलिस का नया बैच लेकर बहुत ही जल्द हम लोग हाजिर होंगे। नमस्कार।